हेलो, गुड आफ्टरनून। दिस इज़ कमल जोशी फ्रॉम केमिस्ट्री जरा हटके। और आज आप लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फ्रॉम एटॉमिक नंबर 1 टू एटॉमिक नंबर 30। तो दिस लेक्चर विल बी वेरी वेरी स्पेशली यूजफुल फॉर क्लास 11 स्टूडेंट्स। ओके, तो आज आप सीखेंगे तो उसको अलग अलग एग्जाम्पल्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो बहुत ध्यान से सारी चीज़ों को आप देखिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है हमारे पास। सपोज नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का हमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन्स को हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है। तो एटॉमिक नंबर अगर नाइट्रोजन का देखा जाएगा तो दैट इज़ 7। इसका मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। और हम इसको लिखने का तरीके 4 तरीके से लिख सकते हैं। या तो हम देखिए 2 5 करके इसको लिख सकते हैं, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और फिर 5 इलेक्ट्रॉन्स करके, ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, लेकिन अब हम थोड़े से और तरीके देखेंगे कि इनको लिखेंगे कैसे आप। तो इसको हम लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p3 करके। क्योंकि देखिए पहली जो शेल है अगर वहाँ पर देखेंगे तो केवल क्या होगा 1s पॉसिबल है, 1s सब शेल पॉसिबल है पहली शेल के अंदर, लेकिन दूसरी शेल के अंदर 2s भी पॉसिबल है और 2p सब शेल भी पॉसिबल है। इसलिए फर्स्ट वाले में तो केवल 1s2 आएगा, लेकिन सेकेंड वाले में क्या आएगा 2s2 2p3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगा किसका, नाइट्रोजन का। चौथा तरीका अगर हम देखें यहाँ पर तो वो क्या होगा हमारे पास कि हम ऑर्बिटल्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखा देंगे। तो आपको पता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने ये 1s2 लिख दिया। सेकंड आपने 2s2 लिखा, तो ये इस तरह से दिखा देंगे। और थर्ड आपने लिखा 2p3, तो 2p3 में क्या है 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स आ जाती हैं p के अंदर, px py और pz। तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस तरीके से दिखा देना है। तो ये 4 तरीके बन जाएंगे जहाँ पर हम क्या कर सकते हैं नाइट्रोजन के कन्फिग्रेशन को या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हैं। पहला तरीका 2 5, दूसरा हमने ये दिखा दिया कि न्यूक्लियस के बाहर पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तीसरा 1s2 2s2 2p3। तो इसमें अगर आप गौर करेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये दूसरी शेल है जिसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 5। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं ऑर्बिटल्स के अंदर ये दिखाई दे रहे हैं ओके इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल के। तो सेकंड एग्जाम्पल में हम चारों टाइप के कन्फिग्रेशन चारों तरह से नहीं देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन केवल हम देखेंगे 2 तरीके से। ओके, तो सेकेंड जो एग्जाम्पल हमारे पास है दैट इज सल्फर। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16, ठीक है, मैंने 16 पहले ही लिख दिया है, 16। तो सल्फर को हम लिख रहे हैं, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। क्योंकि पहली शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, सेकंड शेल में मैक्सिमम 8 भर सकते हैं, भर गए हैं। फिर क्या आया 3s आया, फिर 3p आया। तो ये इस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका लिख दिया। अगर आपको ऑर्बिटल्स में दिखाना है, डब्बों में दिखाना है, तो आप कैसे लिखेंगे 1s2 देन 2s2, उसके बाद 2p6। तो इसके अंदर आपने 1 1 करके फिर पेयरिंग की और ये दिखा दिया। फिर 3s2 और लास्ट में आपके पास आ जाएगा 3p4। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने यहाँ पर लिख दिया किसका, सल्फर का। अब हम आ जाते हैं सल्फर के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बाद थर्ड एग्जाम्पल में, जहाँ पर हम चलेंगे पोटेशियम के पास। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, और जब 19 एटॉमिक नंबर है तो इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन 19 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इसको लिखने का देखिए जो तरीका होगा 1s2 2s2 देन 2p6 3s2 3p6। 18 इलेक्ट्रॉन्स तक तो वैसे ही आ जाएंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि जो 19th इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, वो 4s में जाएगा या फिर वो 3d में आएगा, क्योंकि थर्ड शेल में d भी पॉसिबल है। तो उसको हम चेक करेंगे। उसको आप देखिए 2 तरीके से बता सकते हैं। पहला तरीका
ये जानते हुए कि पोटेशियम कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, एस ब्लॉक का, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री करेगा वो एस में जाएगा, इसलिए ऑब्वियसली ये 4s1 होगा ना कि 3d1। ओके, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर बोरबरीज रूल अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम n+l रूल का भी नाम देते हैं। तो n+l रूल के हिसाब से क्या है कि हमारे बीच देखिए कंपटीशन है, किस किस के बीच में, 3D के बीच में, या फिर यहाँ पर कौन सा आ जाएगा 4s। तो 3D और 4s में कौन जीतेगा उसके आधार पे हम यहाँ पर भरेंगे कि 4s1 लिखना है या फिर 3d1 लिखना है। तो n+l रूल क्या होता है कि आप दोनों का n और l निकालिए और दोनों को सम कर दीजिए। तो n कितना होगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेल नंबर वही n है, तो ये 3 है और यहाँ ये 4 है। ओके, दूसरा l क्या होगा, इसके लिए कोडिंग होती है SPDF के लिए, और ये l की वैल्यू 0 1 2 3 होती है। ओके, तो अगर हम देखें d के लिए, तो d के लिए l की वैल्यू कितनी है, 2 है, और s के लिए l की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पर अगर हमने सम किया तो सम कितना आया, 5 आया, और यहाँ कितना आया, 4 आया। तो जिसका n+l कम आता है उसको पहले भरा जाता है, उसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि 4s में n+l कम आ रहा है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, इसलिए उसको पहले भरा जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4s1 लिखेंगे, ना कि 3d1। तो ओके, तो दो तरीके हो गए, देखिए कि 4s1 पहले भरेगा या 3d1 पहले भरेगा। तो पहला तरीका ये आपको याद होना चाहिए कि पोटेशियम क्या है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का होने के कारण लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, एस में ही जाएगा। लेकिन आपको नहीं पता है तो फिर आपको ये पता होना चाहिए n+l रूल क्या है। n+l रूल क्या है, जिसका n+l कम आएगा उसको हम क्या करेंगे, पहले भरेंगे, और n+l यहाँ पर 4s का कम आ रहा है, इसलिए हमने उसको पहले भर दिया। ओके, अब हम देखते हैं इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में, चौथा एग्जाम्पल जो हमारे पास होगा दैट इज़ ऑफ डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक का अगर एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सपोज 26 एटॉमिक नंबर जो किसका है, आयरन का है। तो 26 एटॉमिक नंबर आयरन को अगर हम देखेंगे तो देखिए 19वां इलेक्ट्रॉन ये भरा पिछले एग्जाम्पल से, 20वां इलेक्ट्रॉन, 20 तक तो ये हो गए 4s2। उसके बाद कौन भरा आएगा, उसके बाद भरेगा 3d वाला, ठीक है, 3d भरेगा, क्योंकि ये आयरन क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ओके, अगर आपको फिर कंफ्यूजन है कि 4p भी तो भर सकता था और हम कह रहे हैं कि 3d भरेगा, तो ये सही है या ये सही है। तो आप एक तरीका वही है कि आप क्या करिए, ये मान लीजिए या याद कर लीजिए कि जो आयरन है वो क्या है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसलिए यहाँ लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंट्री करेगा। लेकिन अगर याद नहीं है तो फिर आप n+l को फिर फॉलो करेंगे, और n+l में क्या होगा, हमारे पास देखिए 4p है और हमारे पास क्या है, 3d है। तो इसका जो n है वो 4 है, इसका जो n है वो 3 है, और p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2, सम किया तो कितना आया, 5 आया, यहाँ भी 5 आया। तो अगर n+l सेम आ जाते हैं तब हम क्या करते हैं, हम उस सबशेल को पहले भरते हैं जहाँ पर n की वैल्यू छोटी होती है। तो यहाँ n 4 है, यहाँ n 3 है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 3d को फिलअप करेंगे। तो जब 3d को फिलअप करेंगे तो 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक हो चुके हैं, और यहाँ पर 2 ये हो गए, सॉरी 20 टोटल ये आ गए हैं। तो 20 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन्स और बचे, तो ये क्या हो जाएगा, 3d 6 हो जाएगा। देखिए इसको एक शॉर्ट तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं वो देखते हैं। ये पूरा ऑर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ना, ऑर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन्स तक हमने भर दिए। तो ये नोबल गैस का कन्फिग्रेशन है, और उसके बाद क्या लिखा गया है वो देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या लिखा है, 4s2 और 3d6, तो ये इसका कन्फिग्रेशन बन जाएगा। इसको अगर आपने डायग्रामेटिकली देखना है, ऑर्बिटल्स में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे, ऑर्गन के बाद ये 4s2 बनेगा जहाँ पे एक ही डब्बा होगा, d ऑर्बिटल्स 5 होती हैं तो आपने 5 लिख दी, और 1 बाय 1 सारे इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप किया, उसके बाद 6th इलेक्ट्रॉन को फिल किया। ठीक है, ये हुंड्स रूल कहलाता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। उसको किसी और टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे, अभी केवल मैंने नाम उसका बोला है, उसको भी अलग से हम लोग समझेंगे। अभी केवल हम क्या समझ रहे हैं, हाउ टू राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ओके, तो ये चौथा एग्जाम्पल हमारे पास किसका आया, आयरन का।
अच्छा, अब इसके बाद हम देखिए पहली जो डी सीरीज़ है, पहली डी सीरीज़ का मतलब ये चलती है कहाँ से कहाँ तक, 21 से लेके 30 तक, स्कैंडियम से लेके जिंक तक। तो वहाँ पर हम दो एक्सेप्शनल केसेस को कंसिडर कर रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शनल केस है कॉपर और दूसरा एक्सेप्शनल केस हमारे पास आ जाता है क्रोमियम। तो इन दोनों को देखते हैं। तो क्या होना चाहिए वो समझते हैं। देखिए कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24 है। तो क्रोमियम में अगर हम देखेंगे तो इट शुड बी ऑर्गन के बाद, ऑर्गन कितना हो गया है 18, तो यहाँ पर क्या होगा 4s भरेगा और 3d4, ये क्या होना चाहिए एक्सपेक्टेड, ऐसे ही तो होना चाहिए, पहले s भरेगा उसके बाद क्या होगा d भरेगा। कॉपर में क्या होना चाहिए वो देखते हैं। तो देखिए कॉपर में क्या होगा, ये ऑर्गन है और उसके बाद 4s2 20 हो गया और 3d 9, ये क्या है एक्सपेक्टेड। लेकिन जो एक्चुअल है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्चुअल, जो एक्चुअल है वो डिफरेंट है किससे, एक्सपेक्टेड से। तो वो कैसे डिफरेंट है उसको अगर हम समझेंगे तो यहाँ पर हो क्या जाता है, कन्फिग्रेशन ये नहीं होता है और हो जाता है 4s1 3d10, या यहाँ पर हो जाता है 4s1 3d5। दिस इज राइट, जो एक्चुअल है वो राइट है, एक्सपेक्टेड वाला राइट नहीं है। ऐसा क्यों होता है देखिएगा, क्योंकि जो D10 है, D10 का मतलब देखिए 5 डब्बे हैं, 5 ऑर्बिटल्स हैं, हर ऑर्बिटल में क्या होगा 2-2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो D10 क्या होगा कंप्लीटली फिल्ड सबशेल बन जाएगी और D5 हाफ फिल्ड सबशेल बन जाएगी। तो जो हाफ फिल्ड सबशेल्स होती हैं या कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स होती हैं दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल, और उस वजह से क्या होता है ये कन्फिग्रेशन यहाँ पर आ जाता है। ओके, तो दो ही पहली डी सीरीज में क्या होते हैं एक्सेप्शनल केस होते हैं। अब हम 7वें एग्जाम्पल की तरफ को मूव करेंगे और 7th एग्जाम्पल अगर देखते हैं यहाँ पर तो हम देख रहे हैं वो आयन का। तो आयन में सपोज हमारे पास सोडियम आयन है, तो हम देखेंगे कि इसका पेरेंट एटम कौन है। तो पेरेंट एटम क्या है, सोडियम है। सोडियम का कन्फिग्रेशन 281 क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन क्या होगा जब ये सोडियम पॉजिटिव बनाएगा तो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो एक तो ये हो गया, तो इसमें कितने बचे 10, और 10 को आप कैसे लिख सकते हैं 2,8 करके लिख सकते हैं। तो अगर आपको सोडियम प्लस का कन्फिग्रेशन लिखना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब 10 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो 1s2 2s2 और 2p6 करके आप लिख देंगे। जैसे नियॉन का होता है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैसे ही सोडियम पॉजिटिव में ये कन्फिग्रेशन बन जाएगा। एक हम एनायन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एनायन में सपोज आपके पास क्या है सल्फाइड आयन है S-2, इसको हम क्या बोलते हैं सल्फाइड आयन बोल देते हैं। तो सल्फाइड आयन में हमें देखना पड़ेगा कि पेरेंट एटम कौन है, सल्फर है, और जब सल्फर है तो सल्फर में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 16, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 16 है। लेकिन ये बनाएगा कैसे सल्फाइड आयन, देखिए सल्फाइड आयन ये तब बनाएगा जब ये क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा। ओके, इसका मतलब 16 थे, 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए तो कितना हो गया 288 हो गया, यानी इसने नोबेल गैस का कन्फिग्रेशन ऑर्गन वाला एक्वायर कर लिया। ओके, तो इसका कन्फिग्रेशन अगर हमें लिखना है 1s2 2s2 करके तो हम कैसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6, जैसे ऑर्गन का लिखते हैं वैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब करीब करीब देखिए हम लोग पहुँच गए हैं लास्ट एग्जाम्पल्स में, तो मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल सफिशिएंट रहेगा आपको समझाने के लिए कि डी ब्लॉक के आयन का ये 9th एग्जाम्पल होगा। देख लीजिएगा नंबर्स क्योंकि मैंने मिटा दिए। 9th एग्जाम्पल जो है वो क्या होगा, सपोज आयरन +2 है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर गलतियाँ करते हैं नॉर्मली 11th क्लास के स्टूडेंट्स, तो आप देखिएगा कि कैसे कैसे इसको करना है। तो आयरन पहले देखा 26 एटॉमिक नंबर, 26 का मतलब हो गया कि हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑर्गन के बाद 18 हो चुका है 4s2 and 3d6, राइट। अब आपको क्या करना है आयरन +2, यानी कि +2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स
लूज़ कर दिए उसने। जैसे Na पॉजिटिव था, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, Fe+2 में क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने लूज़ किए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किए तो हम क्या क्या बना सकते हैं, हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है कि हम 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब कर दें या फिर यहाँ से गायब करें। अगर यहाँ से गायब करेंगे तो 3d6 बचेगा, और अगर हम क्या करें, यहाँ से गायब ना करके 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब करें तो हमारे पास क्या बचेगा, 3d4 बचेगा। अब क्या सही होगा वो देख लेते हैं। देखिए सही जो होगा वो ये वाला सही रहेगा, ये गलत होगा। ऐसा क्यों वो देख लेते हैं। ऐसा इसलिए कि होता क्या है कि जब कभी इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो दे नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम आउटर मोस्ट शेल। वो आउटर मोस्ट शेल से ही क्या करेंगे, उसको हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो फोर्थ शेल बाहरी शेल है, थर्ड शेल इनर शेल होगी, इसलिए हमें फोर्थ शेल से इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से गायब होंगे, ये वाले होंगे, ना कि ये वाले। ओके, तो आयरन +2 में हो सकता है, देखिए बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। पूछा जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, वो सब डिपेंड करेगा कि आपने कन्फिग्रेशन सही लिखा है या नहीं लिखा है। ओके, तो हम लोग आज के इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हम 1 एटॉमिक नंबर से 30 एटॉमिक नंबर तक लिख सकते हैं, और आयंस का भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने देख लिया। थैंक यू सो मच, जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।